नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किसान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने लोगों से हमेशा मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी रखने की अपील की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में संसद द्वारा पारित 3 कृषि विधेयकों को सहमति दी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वर्ष 2025 तक जन स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च को 2.5% तक बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यावरण, पर्यटन, संस्कृति और कारोबार की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया। रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 10,66,000 से अधिक कार्य दिवस सृजित किए। और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं विशाल शर्मा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला में बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से। अपने एक भाषण में महात्मा गांधी ने आध्यात्मिकता के बारे में कहा था, There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules, and yet they know that there is a power that certainly rules. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपनी क्षमता दिखाई है। हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया है और मिथक तोड़ने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि कई किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की क्षमता होती है। अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। श्री मोदी ने हरियाणा के सोनीपत जिले के कंवर चौहान का उदाहरण दिया। एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियों को बेचने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी कानून से बाहर किए जाने के बाद उन्हें और आसपास के साथी किसानों को बहुत लाभ हुआ। 4 वर्ष पहले उन्होंने अपने गांव के साथी किसानों के साथ मिलकर किसान उत्पादक समूह की स्थापना की। अब किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। ये किसान खेती से प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 2.5 से 3 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3-4 वर्ष पहले महाराष्ट्र में फलों और सब्जियों को एपीएमसी कानून की परिधि से बाहर किया गया था।
उन्होंने श्री स्वामी समर्थ किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का उदाहरण देते हुए कहा कि ये समूह इस बात का प्रमाण है कि इस बदलाव ने महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति कैसे बदल दी। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के किसानों के समूह केला उत्पादक कंपनी के बारे में कहा कि इस समूह ने लॉकडाउन के दौरान आसपास के गांवों से सैकड़ों मीट्रिक टन सब्जियों और फलों की खरीद कर चेन्नई में सब्जी कॉम्बो किट उपलब्ध कराई। प्रधानमंत्री ने लखनऊ के किसान समूह इरादा की चर्चा भी की। ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है, उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां ली और सीधे जाकर के लखनऊ के बाजारों में बेची। बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किए। श्री मोदी ने गुजरात के बनासकांठा के रामपुरा गांव के किसान इस्माइल भाई की चर्चा की, जिनके परिवार ने उन्हें खेती करने से रोका, लेकिन इस्माइल भाई ने तय किया कि वे इस सोच को बदल कर दिखाएंगे कि खेती घाटे का सौदा है। उन्होंने नए तरीके से खेती शुरू की। इस्माइल भाई आलू सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलिए की कहीं कोई भागीदारी नहीं होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती में नए नए तौर तरीके अपनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहानियां सुनाने के लिए कला के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह हमेशा भारतीय संस्कृति का अंग रही है। प्रत्येक परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा भर देते थे। भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु और केरल में कहानियां सुनाने की बहुत ही रोचक पद्धति है, जिसे विल्लू पाठ कहा जाता है। इसमें कहानी और संगीत का बहुत ही आकर्षक सामंजस्य होता है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत में कठपुतली की जीवंत परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि इन दिनों विज्ञान कल्पना से जुड़ी कहानियां तथा कहानी सुनाने की विधा लोकप्रिय हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि कई ऐसे प्रयास भी हैं जो ग्रामीण भारतीय कहानियों को खूब प्रचलित कर रहे हैं। उन्होंने वैशाली व्यवहारे देशपांडे का उदाहरण दिया, जो इसे मराठी में लोकप्रिय बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने चेन्नई की श्री विद्या वीर राघवन का जिक्र किया, जो हमारे देश और हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को प्रचारित प्रसारित करने में जुटी हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में जबरदस्त कार्य के लिए 2 वेबसाइटों कथालय और द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के विक्रम श्रीधर की चर्चा की, जो बापू से जुड़ी कहानियों को लेकर बहुत उत्साहित हैं। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि परिवार के हर सदस्य को देश के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं से परिचित कराना चाहिए। मैं कथा सुनाने वाले सबसे आग्रह करूंगा, हम आजादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं। क्या हम हमारी कथाओं में पूरे गुलामी के कालखंड की जितनी प्रेरक घटनाएं हैं उनको कथाओं में प्रचारित कर सकते हैं? विशेषकर 1857 से 1947 तक हर छोटी मोटी घटना से हम हमारी नई पीढ़ी को कथाओं के द्वारा परिचित करा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस काम को करेंगे। कहानी कहने की ये कला देश में और अधिक मजबूत बने, और अधिक प्रचारित हो और सहज बने, इसलिए आओ हम सब प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देश माली के सेदू देमबेले का अनुभव भी साझा किया। वे किता में एक स्कूल में अंग्रेजी संगीत और चित्रकला के शिक्षक हैं। श्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को याद किया, जिनकी कल 28 सितंबर को जयंती है। कल 28 सितंबर को हम शहीद वीर भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूँ। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। शहीद वीर भगत सिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर पवित्र और प्रेरक दिवस है। ये दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिवस होता है। उन्होंने कहा कि अगर गांधी के आर्थिक चिंतन की मूल भावना को समझा गया होता तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का जो आर्थिक चिंतन था, अगर उस स्पिरिट को पकड़ा गया होता, समझा गया होता, उस रास्ते पर चला गया होता, तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। गांधी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समझ थी, भारत की खुशबू थी। पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो। प्रधानमंत्री ने भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी याद किया, जिनकी जयंती 11 अक्टूबर को है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इनके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। श्री मोदी ने मन की बात में पुणे की श्री स्वामी समर्थ किसान उत्पादक कंपनी की चर्चा की, जो साप्ताहिक बाजार आयोजित कर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मंच उपलब्ध करा रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। व्यवस्थित और संगठित कृषि विपणन को विकसित करने के लिए एक मिशन के साथ काम करते हुए पुणे स्थित श्री स्वामी समर्थ किसान निर्माता कंपनी किसानों को अपनी कृषि उपज बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साप्ताहिक बाजार पुणे और मुंबई में 24 स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं, जहां राज्य के विभिन्न हिस्सों से किसान आते हैं और अपनी उपज बेचते हैं। कंपनी के निदेशक श्री ऋतुराज यादव ने आकाशवाणी को बताया कि लोगों से मिल रहे अच्छे प्रतिसाद के कारण इन साप्ताहिक बाजारों का कारोबार पिछले साल 110 करोड़ रुपए तक चला गया। लॉकडाउन के दौरान कंपनी ने पुणे नगर निगम के साथ गठजोड़ कर रिहायशी इमारतों में रहने वाले लोगों को वस्तुओं की आपूर्ति की, जो महामारी के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। प्रत्यक्ष विपणन चैनल के रूप में काम कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी यह कंपनी मंच प्रदान करती है। इसके अलावा यह कुछ फसलों के उत्पादन पर भी किसानों को मार्गदर्शन करती है, जिससे साप्ताहिक बाजारों में उन्हें अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा वे अब सुविधा केंद्र भी शुरू करने जा रही है, जहां उपज की छटाई, ग्रेडिंग और सफाई की जाएगी। इसके बाद किसान बेहतर दाम मिलने के लिए शहरी क्षेत्रों में अपनी उपज बेच सकते हैं। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। All India Radio presents World News. News and views from across the globe. What happened? What is up next? The newsmakers and the highlights of the day. Every day at 10:20 p.m. on 100.1 FM, All India Radio. ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित 3 कृषि विधेयकों को आज मंजूरी दे दी। ये विधेयक किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 हैं। इन कानूनों का उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 के प्रावधान किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने और खरीदने की अनुमति देते हैं। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020 में किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझौता करने के प्रावधान हैं। इसके अनुसार किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के तहत केंद्र सरकार ने युद्ध और अकाल की असाधारण स्थिति में ही खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करने का प्रावधान किया है। नए कानून का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति APMC मंडी के अतिरिक्त
अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है। ये मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा। इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी। इन कानूनों से ऐसा माहौल तैयार होगा जिसमें किसान और व्यापारी को कृषि उपज खरीदने और बेचने की आजादी होगी। इससे किसानों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और उनकी बाजार लागत घटेगी। इन प्रावधानों से किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम एनसीडीसी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीफ धान खरीद के लिए 3 राज्यों को 19,444 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर कर दी है। ये राज्य छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि ये राशि राज्यों और राज्य विपणन महासंघों को धान की खरीद समय पर करने के लिए मंजूर की गई है। छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तेलंगाना को 5,500 करोड़ रुपए और हरियाणा को 5,444 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने किसान संगठनों से अपील की है कि वे कल अपना राज्यव्यापी बंद का आह्वान वापस ले लें। आज बेंगलुरु में मीडियाकर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एपीएमसी और भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन उनके हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस बीच किसान नेता कुरुबुरु शांतकुमार ने कहा है कि किसानों, श्रमिकों और दलितों से संबंधित 110 से अधिक संगठनों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में संसद में पारित जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को आज अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के अनुसार कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा होंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में जम्मू कश्मीर में जनसंख्या 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा है। यहां उर्दू बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि सरकार वर्ष 2025 तक जन स्वास्थ्य पर कुल खर्च सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मौजूदा 1.15% से बढ़ाकर 2.5% तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य पर उच्च स्तरीय समूह ने कहा है कि मौजूदा महामारी को देखते हुए अगले 5 वर्ष के दौरान स्वास्थ्य देखभाल के खर्च में अहम वृद्धि की जानी चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन सोशल मीडिया पर संडे संवाद के तीसरे संस्करण में सवालों के जवाब दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ ढील बरतने पर चेतावनी देते हुए कहा है कि धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना के दौरान भी मास्क पहनने चाहिए। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से कोविड के संबंध में जागरूकता फैलाने को कहा और मास्क पहनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ ये जंग तभी जीती जा सकती है जब सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सीरो सर्वे सर्वेक्षण की रिपोर्ट पढ़कर लोगों को ढील नहीं बरतनी चाहिए। मई 2020 में किए गए पहले सर्वेक्षण से ये खुलासा हुआ था कि राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण की दर 0.73% है। दूसरे सर्वेक्षण से ये पता चला कि सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता से भारत की आबादी अभी बहुत दूर है। कोरोना के समय में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों को मास्क पहनने और बिना चेहरा ढके बाहर नहीं निकलने को कहा। उन्होंने कहा कि 2 गज दूरी का मानक उन्हें और उनके परिजनों को सुरक्षित रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये कुछ नियम कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में हथियार हैं। कोरोना के इस कालखंड में मैं फिर एक बार आपको याद कराऊंगा, मास्क अवश्य रखें, फेस कवर के बिना बाहर न जाएं। 2 गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है, आपके परिवार को भी बचा सकता है। ये कुछ नियम हैं, इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हथियार हैं। हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजबूत साधन है। और हम न भूलें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 82.46% हो गई है और 49 लाख से अधिक रोगी कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। आज 88,600 नए मरीजों का पता चलने के साथ ही देश में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 59,92,500 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,124 लोगों की मृत्यु से मृतकों की कुल संख्या 94,500 से ज्यादा हो गई है। कोविड से मृत्यु दर 1.58% है। देश भर में 9,56,000 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार कल देश में 9,87,800 से अधिक कोविड जांच की गई। अभी तक कुल 7,12,58,000 के करीब कोविड जांच की जा चुकी है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर कॉल कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर फिर से एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किसान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने लोगों से हमेशा मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी रखने की अपील की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में संसद द्वारा पारित 3 कृषि विधेयकों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वर्ष 2025 तक जन स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च को 2.5% तक बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यावरण, पर्यटन, संस्कृति और कारोबार की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया। और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, संस्कृति, धरोहर और व्यापार जैसी विभिन्न क्षमताओं को उजागर करना है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के बगैर भारत अधूरा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति बेजोड़ है और वहां के लोगों ने इसे संरक्षित किया है। उन्होंने इस क्षेत्र की संस्कृति को भारतीय संस्कृति का आभूषण बताया। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का एक शुरुआत विश्व पर्यटन दिवस पर होने जा रही है। मैंने जो खूबसूरती नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखी है, शायद ही कहीं देखने को मिल जाए। और इतनी विविध भाषाएं, विविध संस्कृति और संस्कृति को नॉर्थ ईस्ट ने, पूर्वोत्तर ने सजाकर संजोकर रखा है। आज भी इतने सालों की संस्कृति, इतने सालों का संगीत, इतने सालों का नृत्य, इतने सालों से बोलने जाने वाली भाषाएं, इतने संघर्ष के बाद, इतने हमलों के बाद भी जस की तस संभाल कर रखी है। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार क्षेत्र में विकास का ढांचा मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और भविष्य में ये विश्व में पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए शांति महत्वपूर्ण है और सरकार ढांचा निर्माण के साथ ही शांति कायम करने पर भी ध्यान दे रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि कोविड के बाद इस क्षेत्र के स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका अदा करेगा। इस अवसर पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास। दुनिया भर में बड़े शहरों के बाहर सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत संरक्षित करने में पर्यटन की असाधारण भूमिका के महत्व को दर्शाने के लिए प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पर्यटन और ग्रामीण विकास पर आधारित एक ऑनलाइन बैठक को संबोधित किया। उनके साथ पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित थे। श्री प्रधान ने पर्यटन मंत्रालय की पहल देखो अपना देश की सराहना की। इस कार्यक्रम के जरिए स्थानीय धरोहर स्थलों और पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इंटरनेट की भूमिका के बारे में उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया के प्रमुख स्थलों के रूप में स्थापित करने के लिए तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल करना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 महीने बाद विभिन्न पर्यटन गतिविधियां आज से शुरू हो रही हैं। दक्षिण अंडमान जिले में समुद्र तट सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम जनता के लिए खुल गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के संबूरा क्षेत्र में आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के आधार पर इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकवादियों की ओर से शुरू की गई गोलीबारी के जवाब में सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, जिससे 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। अंतिम समाचार मिलने तक तलाशी अभियान जारी था। देश भर में आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2020 का सफल आयोजन किया गया। कुल पंजीकृत उम्मीदवारों में से 96% उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित रहे।
आईआईटी दिल्ली द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि देश भर के 222 शहरों में 1000 से ज्यादा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। वक्तव्य में कहा गया है कि परीक्षार्थियों के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए TCS/ION ने सबसे बड़ी संख्या में नोट्स उपलब्ध कराए। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा पोषण माह के दौरान अब तक 1 लाख से अधिक गतिविधियां की जा चुकी हैं। 51 लाख से अधिक युवाओं और ग्रामीणों ने इनमें हिस्सा लिया। युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि युवा स्वयंसेवक लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पर्यावरण, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, नागरिक शिक्षा जैसी राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में लगे हुए हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि युवा मामलों के मंत्रालय ने इस वर्ष 1 सितंबर से शुरू होने वाले पोषण माह के दौरान कई गतिविधियां शुरू की हैं। पोषण माह का उद्देश्य देश भर में पोषण संकेतकों में सुधार लाना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का आज सुबह नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। आईपीएल में शारजाह में किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स के साथ ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में बिना किसी नुकसान के 120 रन बना लिए थे। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान ने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। पंजाब ने अपने 2 मैच में से 1 में जीत दर्ज की है और 1 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पेरिस में ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन आज से शुरू हो गया है। महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त रोमानिया की सिमोना हालेप ने सारा सेरिबेस-तोरोमो को 6-4, 6-0 से पराजित कर दूसरे दौर में जगह बनाई। बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका भी दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्होंने पहले दौर में डेंका कोविनिच को शिकस्त दी। वीनस विलियम्स पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गई हैं। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में बादल छाए रहने तथा हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में तापमान 27 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में भी कहीं कहीं बादल छाए रहने और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। तापमान 26 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में जम्मू में न्यूनतम तापमान 21 जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। तापमान 8 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है। लद्दाख में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। तापमान 12 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 14 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मौसम के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज मुंबई के राजभवन में आयुर्वेदिक कीमो किट का लोकार्पण किया। इस किट को पुणे में भारतीय संस्कृति दर्शन न्यास के इंटीग्रेटेड कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर ने टाटा ट्रस्ट के वित्तीय सहयोग से तैयार किया है। इस अवसर पर श्री कोश्यारी ने कहा कि आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धति की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दोनों के सहयोग से बनी दवाइयों से मरीजों को लाभ हो सकता है। अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो, जिसे गाया है चीन की गायिका हो वी ने। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किसान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने लोगों से हमेशा मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी रखने की अपील की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में संसद द्वारा पारित 3 कृषि विधेयकों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने
वर्ष 2025 तक जन स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च को 2.5% तक बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यावरण, पर्यटन, संस्कृति और कारोबार की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया। और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।